चलो बच्चों, इधर देखिए। तब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सक्रीजन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए सब लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले तो भैया वेस्ट क्या क्या होते हैं हम लोग के शरीर में, हमारे बॉडी में जो वेस्ट बनते हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो वेस्ट में बेटा एक तो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, फिर CO2 होता है, वाटर, एक्स्ट्रा वाटर, समझे, जो शरीर में जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा वाटर, फिर ड्रग्स है, पिगमेंट्स है, विटामिन है। तो अगर सबसे पहले हम लोग वेस्ट के बारे में बात करें तो CO2 है ना, आपका वाटर है, ड्रग्स है, पिगमेंट्स है, विटामिन है। और हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग के शरीर में ये या ओवरऑल नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे कैसे बनते हैं। एक बात बताओ, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन निकलेगी कहाँ से? जहां नाइट्रोजन होगी। नाइट्रोजन कहाँ होती है? प्रोटीन में होती है भैया, प्रोटीन बनी हुई होती है। न्यूक्लिक एसिड में भी सब नाइट्रोजन पड़ी हुई है ना। तो पक्का इनका जब कहीं ब्रेक डाउन हो जाएगा तभी वहां पे निकलेगी। तो देखो, एक तो जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो बोले एक्सटर्नल सोर्स क्या है? बाहर, बेटा शरीर के बाहर से जो आ रहा है वो एक्सटर्नल सोर्स है। तो एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? जो हम लोग खाने में लेते हैं। इंटरनल सोर्स, बेटा कोई हम लोग मान ली सेल है, आप जानते हैं जैसे आरबीसी है, आरबीसी के लाइफ टाइम कितना होता है? बोलो बेटा 120 दिन का। 120 दिन बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वैसे शरीर में कई सारी सेल्स डिस्ट्रॉय हो रही होती है, कई सारी चीज खराब हो रही होती है, कई सारी चीज नई बन भी रही होती है, रिपेयर भी हो रहा होता है, समझे। तो अपने शरीर के अंदर की कोई प्रोटीन जो टूट रही होगी, अब एक बात बताओ, सब सेल जब डिस्ट्रॉय होगी तो क्या उसका न्यूक्लिक एसिड नहीं डिस्ट्रॉय होगा? अरे भैया न्यूक्लिक एसिड भी उसका डिग्रेड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमारे शरीर में या हम लोगों के सामने नाइट्रोजनस वेस्ट के क्या क्या सोर्स है समझिए। तो एक तो आपके पास क्या है, जो वो प्रोटीन जो शरीर के बाहर से मिलती है, कहां से मिलती है? खाने से मिलती है। और दूसरी कौन से है? इंटरनल सोर्स। तो बताया अंदर से जो आपकी प्रोटीन, कोई सेल ब्रेक हो गई, पता चला न्यूक्लिक एसिड ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उससे जो प्रोटीन बनेगी, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब आ जाइए टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, कितने तरीके की? तो हम लोग तीन तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। पहला है अमोनिया, दूसरा है यूरिया और तीसरा है यूरिक एसिड। सुनिए ध्यान से, समझिए। ये मैंने इनके जितना टॉक्सिसिटी ऑर्डर है उसके ऑर्डर वाइज लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा हार्मफुल अमोनिया होती है, उसके बाद उससे कम हार्मफुल यूरिया है, और उससे भी ज्यादा कम हार्मफुल यूरिक एसिड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब जो अमोनिया है भैया, अमोनिया सबसे ज्यादा एक तो टॉक्सिक होती है, दूसरा सबसे ज्यादा पानी भी चाहिए इसे, किसके लिए? एलिमिनेट करने के लिए। देखिए सुनिए ध्यान से। तो बोल रहे हैं, पहली बात है अमोनिया। अमोनिया का जब एक्सक्रीजन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? अमोनोटिलिक। ध्यान रखिएगा, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें अमोनिया एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, उनको हम लोग अमोनोटिलिक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सर दूसरा क्या है? अमोनिया अभी बताया बेटा, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होती है, हाईली टॉक्सिक, और सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल। अब ये ध्यान दीजिए, 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज करने के लिए 300 से 500 ml पानी चाहिए होता है, ध्यान रखिएगा। 1 ग्राम, आप सोचो ना, इमेजिन करो, अगर हम लोग अमोनिया रिलीज करते तो कितना पानी पीना पड़ता है? आधा लीटर बोल रहा है, 1 ग्राम के लिए आधा लीटर बोल रहा है। सोचो तो क्या आप लोग 1 ही ग्राम दिन भर में आधा लीटर? सोचो, इतना तो पानी निकालना है, तो फिर पानी पीना कितना है? सोचो ईमानदारी से। अभी तक तो 1 बोतल नहीं पिया, बताइए हैं। अगर अमोनिया निकालना होता तो सबसे पहले पेरेंट्स यही चेक करते हैं आपके सर यहाँ इंस्टीट्यूट में पानी कितना अवेलेबल है, पहले ये बताइए, है ना। फिर यहाँ पे ट्यूब लाइन लगी होती, पानी बच्चों को एकदम पानी की कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए ही चाहिए, समझिए। तो इसलिए भैया, तो 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने के लिए लगभग कितना पानी चाहिए इसको? 300 से 500 ml, ठीक है, ये वैल्यू याद रखिएगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी चाहिए। दूसरा, फिर एग्जांपल में आ जाइए। अब देखो, इस पे ध्यान देना, कभी भी ज्यादातर अमोनिया वही रिलीज कर रहे हैं जो पानी में डूबे रहते हैं। आप देखिए, ज्यादातर ये सब पानी में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रा है पानी में पाया जाता है, स्पंजेस हैं पानी में पाए जाते हैं। तो इसीलिए अभी जब पानी में ही डूबे रहेंगे
पानी की कमी होगी। तो इसलिए ऐसे ट्रिक है, एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ज्यादातर वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में एकदम डूबे रहते हैं, बहुत पानी होता है उनके पास, वही अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। और अभी बताया जब अमोनिया एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है तो इस तरीके के एक्सक्रीजन को क्या बोलते हैं, अमोनोटिलिज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, अमोनोटिलिज्म बोलेंगे। ठीक है, एक सब तो बताया अमोनिया हाइड्रा में जनरल बॉडी सरफेस पैरामीशियम भी होता है बेटा, अभी मैं लिखाऊंगा आगे जनरल बॉडी सरफेस। प्लेनेरिया, अर्थवॉर्म, टैडपोल, सैलामेंडर, इनमें एलिमिनेट करेंगे ये यूरिन के फॉर्म में। बोनी फिशेस, आप जानते हैं ना फिश को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया था, एक तो कॉन्ड्रिक फिश और दूसरा ऑस्टिक फिश। कॉन्ड्रिक फिश कौन सी होती थी, कार्टिलेजिनस फिशेस होती थी। ऑस्टिक फिश कौन सी होती थी सर, बोनी फिशेस होती थी, समझे, जिनमें एंडोस्केलेटन बोन का बना होता था, हड्डियों का बना होता था। यहाँ जाइए तो बोनी फिशेस रिलीजेस अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन थ्रू गिल्स। ये भी स्टेटमेंट में आ सकता है कि बोनी फिशेस अमोनिया कैसे रिलीज करेगी, अमोनियम आयन के फॉर्म में रिलीज करेगी। तो पहली चीज हमें क्या पता चली बताइए, तो एक्सक्रीटरी वेस्ट बोलो बच्चों, कितने तरीके के एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, 3 तरीके के एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं। नंबर 1 बोलिए अमोनिया, नंबर 2 क्या होता है, यूरिया, और नंबर 3 क्या है, यूरिक एसिड। सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है इसमें से, अमोनिया। और जब अमोनिया एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है तो इस तरीके के एक्सक्रीजन का नाम क्या रख देते हैं, अमोनोटिलिज्म नाम रख देते हैं। बताइए 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए कितना ml पानी चाहिए, लगभग 300 से 500 ml चाहिए। अमोनिया है, ये अमीबा है, हाइड्रा है, ये कैसे एलिमिनेट करेंगे, डिफ्यूजन के थ्रू अपने जनरल बॉडी सरफेस से। प्लेनेरिया, अर्थवॉर्म, टैडपोल, सैलामेंडर ये यूरिन के फॉर्म में। बोनी फिशेस ये अमोनियम आयन के फॉर्म में रिलीज करेंगे। कहां से रिलीज करेंगे, गिल्स से रिलीज करेंगे। ये तो पहले टाइप का वेस्ट बताया, उसका एक्सक्रीजन बताया। फिर देखो ये यूरिया है बेटा, अमोनिया NH3 है, यूरिया NH2CO NH2 होता है। जब यूरिया एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है तो इसको हम लोग यूरियोटिलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरियोटिलिज्म। व्हेन यूरिया इज एक्सक्रीटरी वेस्ट तब हम लोग इस तरीके के एक्सक्रीजन को यूरियोटिलिज्म कहते हैं। ठीक है, फिर ये बोल रहे भैया यूरिया, बेटा आपको क्या मालूम है कि जब हम बता दे रहे हैं, अगर नहीं भी मालूम, अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान से उतर गया है कि हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में किडनी के पास, किडनी के ही अंदर पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा यूरिया संभाल के भी रखा जाता है। जब हम लोग पढ़ते हैं क्या, काउंटर करेंट मैकेनिज्म, याद आ रहा है ना, तो वही तो हेल्प करता है हम लोगों को कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज करने में। तो सोचो यूरिया तो सर थोड़ा हम स्टोर करके ही रखते हैं, अगर ये इतना टॉक्सिक होता तो हम कैसे स्टोर कर लेते भैया। तो ये यूरिया उतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता है जितना अमोनिया टॉक्सिक होता है। वाटर में कम सॉल्युबल होता है, इसको एक्सट्रीट करने के लिए कम पानी लगेगा और इसको कुछ समय तक प्रॉपर कंसंट्रेशन में हम लोग रख भी सकते हैं। बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में नहीं, मगर एक प्रॉपर एक निश्चित कंसंट्रेशन तक हम लोग रख भी सकते हैं अपने शरीर में। फिर ह्यूमन में बेटा अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट होता है लीवर में। इस साइकिल को बोलते हैं हम लोग ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कहाँ किया जाता है, यूरिया को लीवर में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इस साइकिल का नाम क्या होता है, ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब हेंसलेट साइकिल होता है। ठीक है, फिर यूरिया बेटा, फिर दूसरा क्या है, यूरिया क्योंकि कम सॉल्युबल होता है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए रिलेटिवली कम पानी चाहिए होता है। सर कितना पानी चाहिए होता है बताओ, 1 ग्राम यूरिया को एलिमिनेट करने के लिए 50 ml वाटर चाहिए होता है, जबकि 1 ग्राम अमोनिया के लिए कितना पानी चाहिए होता था, 300 से 500 ml पानी। हो गया ना फर्क, बताइए। तो 1 ग्राम यूरिया के लिए कितना चाहिए, 50 ml। फिर यहाँ पे 1-2 बातें और बताई हमने। फिर तो ये कौन कौन से होते हैं, यूरियोटिलिक बताया, जब यूरिया एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है तो इस तरीके के एक्सक्रीजन को यूरियोटिलिज्म कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन है, एक्वेटिक मैमल है जैसे व्हेल और सील, ये भी यूरियोटिलिज्म होते हैं। बेटा याद रखना, ये नॉर्मल रेट नहीं, कैंगरू रेट होता है, ये भी अपने जीवन में कभी भी पानी पीता नहीं है, मालूम है आपको, इसके बारे में बात और बता दे रहा हूँ। ये पानी नहीं पीता, या मेटाबॉलिक वाटर पे ही जीवित रहता है।
और ये भी रिलीज क्या करेगा, यूरिया रिलीज करेगा। कैमल है, ऊंट है, आप जानते हैं ना, ऊंट काफी देर तक यूरिया को रख भी सकता है, अपने बॉडी में भी रख सकता है। फिर कार्टिलेजिनस फिशेस है, अभी बताया था। बोनी फिशेस देखो, बोनी फिशेस क्या रिलीज करती हैं, अमोनिया रिलीज करती हैं बेटा, बताया था। फिशेस, स्पाइसेस, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, एक तो कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरा ऑस्टिक्थिस। जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती थी उनको हम लोग कॉन्ड्रिक्थिस बोलते थे, और जो बोनी फिशेस होती है उनको हम लोग ऑस्टिक्थिस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बोनी फिशेस होती हैं इनमें अमोनिया एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, यानी कि अमोनोटिलिक होती हैं। और ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस जैसे शार्क है, रे है, इनमें यूरिया एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, इसलिए इनको हम लोग यूरियोटिलिक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये कुछ और एक्स्ट्रा बातें बताई है, नोट में बताइए। जैसे टैडपोल, बताओ बेटा टैडपोल कहाँ, जमीन पे पाया जाता है कि पानी में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। और भी मैंने एक ट्रिक बताई थी, ज्यादातर जो पानी में डूबे रहते हैं वो ज्यादातर किसका रिलीज करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं, तो अमोनोटिलिक बोलेंगे उन्हें, ठीक है। तो टैडपोल लार्वा जो होता है ये अमोनोटिलिक होता है, जबकि फ्रॉग, तो ये तो सब जमीन पे आ गया, ये यूरियोटिलिक होता है। एक और टर्म आता है ड्यूअल एक्सक्रीजन। सर ये ड्यूअल एक्सक्रीजन क्या होता है, जैसे अर्थवॉर्म है, जब खूब उसके पास पानी अवेलेबल होगा तब पानी, अभी शुरू में मैंने बता दिया है, अमोनिया के रिलीज करने के लिए पानी क्या चाहिए, कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए। तो जब इसको खूब पानी मिलेगा तो ये होगा अमोनोटिलिक, और जब इसको कम पानी मिलेगा तो ये क्या होगा, यूरियोटिलिक होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, इट इज टू मच, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, मगरमच्छ, ठीक है। तो बेटा क्रोकोडाइल पे आ जाओ, मगरमच्छ पे आ जाओ। ये क्या है, जब पानी में होगा तो क्या होगा, ये अमोनोटिलिक, और जब जमीन में होगा तो कैसा होगा बेटा, यूरियोटिलिक। अब आ जाइए लास्ट में, सर सबसे लास्ट में थर्ड कौन होता है, यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड जब एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा तो आप क्या बोलोगे, यूरिकोटिलिज्म। तो देयर इज डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस होता है किसके किसके बीच में, यूरियोटिलिज्म एंड यूरिकोटिलिज्म। जब एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिया होगा तो बोलोगे, क्या बोलोगे उसे, यूरियोटिलिज्म। और जब एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड होगा तो क्या बोलोगे, यूरिकोटिलिज्म। सबसे कम सॉल्युबल होगा, सबसे कम पानी चाहिए इसको। 1 ग्राम यूरिक एसिड के एलिमिनेशन के लिए 10 ml ही पानी चाहिए। एग्जाम्पल है बर्ड्स एंड रेप्टाइल। बताओ बेटा, अब ऐसा होता है क्या कि जब चिड़िया उड़ने के लिए निकलती है तो उसकी मम्मी उसको बॉटल पहना देती है, बेटा रास्ते में प्यास लगी तो पानी नहीं पी लेना। कभी ऐसा हुआ है, कितनी दूर इसको जाना होता है, पता नहीं कब पानी मिलेगा। तो बेटा इनमें ऐसे कई एडेप्टेशन होते हैं जिससे पानी के लॉस को बचाया जा सके। अब जानते हैं रेप्टाइल्स, सबसे पहले लैंड पे रहने के लिए सबसे पहले अच्छे से डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म कौन थे, रेप्टाइल्स। इसीलिए तो इनकी स्किन ऐसी होती थी कि पानी का लॉस कम हो सके। यहाँ पे इनके पंजे पाए जाते हैं, क्लॉस पाए जाते हैं, ताकि उंगलियों के सिरों से भी पानी का लॉस कम हो। तो पानी के लॉस को बचाया गया जगह जगह पर, समझे। उसी में एक ये भी स्टेप थी कि सर अब ये यूरिया नहीं रिलीज करेंगे, ये यूरिक एसिड रिलीज करेंगे। और बर्ड में भी यही प्रॉब्लम थी, बर्ड को भी इतना पानी तो अवेलेबल होने नहीं वाला था, तो बर्ड के शरीर से वाटर का लॉस ना हो इसलिए उसके ऊपर फेदर्स पाए जाते हैं, आपको मालूम है ना। और सबसे ज्यादा बताओ, आप कभी बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, तो यहाँ मुंह पे ही सबसे ज्यादा हवा लगती है ना, तो उससे वाटर का लॉस ना हो इसलिए उसमें बीक पाई जाती है, कॉर्निफाइड बीक पाई जाती है। ये भी एक एडेप्टेशन है वाटर के लॉस को बचाने के लिए। बर्ड में भी देखेंगे ना, उंगलियों के सिरों पे पंजे या क्लॉस पाए जाते हैं, ये भी एक एडेप्टेशन है वाटर के लॉस से बचाने के लिए। ये एक लैंड एडेप्टेशन है। एक और कोई मुझे बता सकता है, रेप्टाइल और बर्ड दोनों में एक बहुत ही अच्छा लैंड एडेप्टेशन होता है। मालूम क्या लैंड एडेप्टेशन है, इनके अंडों के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल पाया जाता है। ऐसे अंडों को क्लिडोइक एग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लिडोइक एग या शेल्ड एग भी बोलते हैं, कवचदार अंडे होते हैं। उससे सर क्या फायदा हुआ भैया, क्लिडोइक एग को ना कंप्लीट एग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीट एग। क्यों सर, क्योंकि बेटा अब आप बताओ,
इनके पहले कौन थे? रेप्टाइल के पहले कौन आते हैं? सर मछलियां आती हैं, पाइसेस आती हैं। उनके बाद कौन आते हैं? एम्फीबियंस आते हैं। एम्फीबियन अपने अंडे कहाँ देते हैं मालूम है तुम्हें? पानी में देते हैं। मछलियां अपने अंडे कहाँ देती हैं? पानी में देती हैं। तो उनके अंडे तो सूखेंगे ही नहीं, तो डेसिकेशन मतलब सूखना की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उनके अंडों के चारों ओर कोई शेल नहीं पाया जाता है। मगर रेप्टाइल और बर्ड को अपने अंडे देने हैं जमीन पे या तो नेस्ट में अपने अंडे देने हैं, समझ रहे हो ना? लैंड एडेप्टेशन है, यहाँ पानी में नहीं देने, तो अंडे सूख ना जाएं। अंडे को सूखने से बचाने के लिए इनमें शेल पाया जाता है, तो शेल प्रोटेक्शन का काम करता है, शेल इन्हें सूखने से बचाने का। और सर इसे आप तो कह रहे हो शेल्ड एग या क्लिडोइक एग को कंप्लीट एग आप बोल रहे हो, इसको कंप्लीट एग क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन के लिए शेल पाया जाता है, नरिशमेंट के लिए यॉक पाया जाता है। नरिशमेंट हमेशा प्रोवाइड करे, इसके लिए क्या होता है? यॉक पाया जाता है। तो सारी चीजें हैं जिससे एम्ब्रियो आराम से प्रोटेक्टेड भी रहेगा और उसको नरिशमेंट भी मिलता रहेगा। इसीलिए याद रखिएगा क्लिडोइक एग को शेल्ड एग भी बोलते हैं या कंप्लीट एग भी बोलते हैं। अब देखिए इनको जमीन पे रहना था रेप्टाइल और बर्ड को, तो इनमें सारे वो एडेप्टेशन होते हैं जो कि जमीन में आराम से सरवाइव कर पाए, जिसमें से एक तो यही एडेप्टेशन बता दिया कि ये यूरिया नहीं, ये यूरिक एसिड को रिलीज करने लगे ताकि पानी को और ज्यादा बचाया जा सके। दूसरा मैंने आपको बताया रेप्टाइल में कॉर्निफाइड स्किन होती है ताकि वाटर के लॉस से बचाया जा सके। बर्ड में भी बताया तो स्किन तो है ही उनकी, दूसरा उनके ऊपर फैदर भी पाए जाते हैं, उसके ऊपर चोंच या बीक पाई जाती है, वो भी कॉर्निफाइड होती है। इनकी उंगलियों पे क्लॉज पाए जाते हैं ताकि पानी के लॉस से बचाया जा सके। फिर और सबसे बड़ा एडेप्टेशन भैया एक बात बताओ, जब आपकी प्रोजेनी ही नहीं बचेगी, आपकी संतान नहीं बचेगी, तो आपका वंश आगे कैसे चलेगा? समझे? तो अपनी प्रोजेनी को बचाने के लिए इनके पास क्या आ गया? शेल्ड एग्स आ गए, समझे? या क्लिडोइक एग आ गए या कंप्लीट एग आ गए, जिनमें प्रोटेक्शन के लिए क्या होता था? शेल पाया जाता था, और नरिशमेंट के लिए क्या पाया जाता है? यॉक पाया जाता है, समझे? तो चलिए आइए वापस। हाँ, उसके बाद देखो एक तो ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, फिर और भी पानी को, तो इनमें पहले तो किडनी पाई जाएगी, इनकी किडनी से यूरिक एसिड रिलीज होगा। फिर बेटा इनमें क्लोएका पाया जाता है। सर क्लोएका क्या होता है? सुनो, जब बॉडी में एक्सक्रीटरी वेस्ट की ओपनिंग अलग है और आपका जो डाइजेस्टिव वेस्ट है उसकी ओपनिंग अलग है, तो वहां क्लोएका नहीं बोलेंगे। जब एक्सक्रीटरी वेस्ट और डाइजेस्टिव वेस्ट सारे तरीके के एक ही कॉमन चैम्बर में खुलते हैं तो उसको हम लोग क्लोएका बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्लोएका क्या टर्म होता है? ध्यान, ये कभी कभी पूछ लेते हैं क्लोएका क्या होता है। जब एक्सक्रीटरी वेस्ट की ओपनिंग भी एक ही चैम्बर में खुलती है, डाइजेस्टिव वेस्ट की ओपनिंग भी वहीं खुलती है, रिप्रोडक्टिव वेस्ट सिस्टम की भी ओपनिंग वहीं पे खुलती है जाकर के, तो इसको हम लोग क्लोएका बोलते हैं। तो यहाँ एक टर्म आ गया क्लोएका। अब ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग क्लोएका में होगी, फिर क्लोएका में और भी ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, समझे? फिर जो बर्ड का फीकल मटेरियल होता है ना, उसी को कई सारी कंपनियां इकट्ठा करती हैं और उसे गुआनो बोल दिया जाता है, इससे भी यूरिक एसिड निकाला जाता है, समझे? तो जो बर्ड ड्रॉपिंग होती है, बर्ड का फीकल मटेरियल होता है, ठीक है बेटा, उसी को बोलते हैं। जब इसको आप कॉमर्शियली यूज किया जाता है क्या निकालने के लिए? यूरिक एसिड निकालने के लिए, तब इसी को क्या टर्म दे देते हैं? गुआनो टर्म दे देते हैं। कभी कभी ह्यूमन में बेटा, हम लोगों में यूरिक एसिड कभी कभी एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाता है, आपके जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है, समझे? तो इस डिजीज को गाउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाउट। जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाते हैं, इनमें पेनफुल जॉइंट्स हो जाते हैं, जॉइंट्स में आपके पेन होने लगता है, इसी स्टेज को हम लोग गाउट बोलते हैं। आई बात समझ में? एक बार मैं फिर से पूरा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, याद करने की कोशिश करिए और जवाब दीजिए। चलिए, तो बोलते हैं सबसे पहले आ जाइए, हम लोग बात कर रहे हैं वेस्ट की। तो सर क्या क्या वेस्ट हमारे सामने है? तो सबसे पहला वेस्ट क्या होता है आपका? नाइट्रोजनस वेस्ट है। दूसरा क्या होता है बच्चों? CO2 है, फिर वाटर है, फिर ड्रग्स, ठीक है, और पिगमेंट्स है एंड विटामिन, ठीक है। अब आ जाइए, हम लोग मेनली बात करने जा रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में। तो सर नाइट्रोजनस वेस्ट के सोर्स भैया,
जहाँ होगा वहीं से तो बनेगा। तो सोर्स क्या होता है? प्रोटीन। और ये प्रोटीन दो तरह से, एक तो खाने वाली जो आपने खाने के साथ आई हुई है तो ये एक्सटर्नल सोर्स की तरह से काम करेगी, और जो बोल रहे हैं शरीर में आपका कोई पार्ट डैमेज हो रहा है, कोई सेल डैमेज हो रही है, कोई न्यूक्लिक एसिड डैमेज हो रहा है, तो वो इंटरनल सोर्स की तरह से काम करेगा। फिर अगर एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितने तरीके के आपने नाइट्रोजनस वेस्ट पढ़े हैं, तो 3 तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट पढ़े हैं। नंबर 1 आपका अमोनिया, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड। ठीक है, अमोनिया बेटा, अमोनिया का जो रिमूवल होता है, जब अमोनिया एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है तब इसको अमोनोटिलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमोनोटिलिज्म बोलेंगे। ठीक है। दूसरा, अमोनिया इन तीनों में सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल होता है। 1 ग्राम अमोनिया के रिमूवल में 300 से 500 ml वाटर की जरूरत पड़ती है। फिर मैंने बताया यूरिया। यूरिया क्या होता है? यूरिया के एलिमिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा? यूरियोटिलिज्म बोलते हैं। ठीक है। लेस टॉक्सिक, अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है, अमोनिया से कम सॉल्युबल होता है वाटर में। इसके रिमूवल के लिए रिलेटिवली कम वाटर की जरूरत होती है। उसके लिए 500 ml था, इसके लिए 1 ग्राम अमोनिया यूरिया के रिमूवल के लिए 50 ml 50 ml वाटर की जरूरत होती है। समझे? तो ये थोड़ा कम टॉप। और फिर सबसे कम जो है पानी की जरूरत किसमें पड़ेगी? यूरिक एसिड में पड़ेगी। समझे? यूरिक एसिड के एलिमिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? यूरिकोटिलिज्म बोलेंगे। ठीक है। अब सर कहाँ कहाँ ये होता है? दूसरा, कहाँ कहाँ होता है? तो अमोनोटिलिज्म मैंने एक ट्रिक बताई है, ज्यादातर जो पानी में डूबे रहते हैं, ज्यादातर, ना कि हमेशा। ठीक है, ऑलवेज नहीं है। तो जैसे अमीबा है, हाइड्रा है, इनमें जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू होता है। फिर प्लेनेरिया है, अर्थवॉर्म, टैडपोल, सैलामेंडर, इनमें भी अमोनिया एलिमिनेट करी जाएगी। बोनी फिशेस, मैंने आपको शुरू में बताया बेटा, जो फिशेस है या पाइसेस है, इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक तो आपका बोनी फिशेस, ये बोनी फिशेस को हम लोग ऑस्टिक फिश बोलते हैं, और दूसरी आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस, इनको हम लोग कॉन्विक फिश बोलते हैं। तो बोनी फिशेस जो है ये अमोनिया को एलिमिनेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। कहां से? फ्रॉम गिल्स। जबकि कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं ये यूरियोटिलिक होती हैं। अब यूरियोटिलिक की बात कर रहे हैं तो बोल रहे भैया कहाँ कहाँ होता है? ह्यूमन में होता है। तो इसका एग्जाम्पल ह्यूमन होता है। ह्यूमन में कहाँ पे बेटा? लीवर में कन्वर्ट किया जाता है। जिस साइकिल के थ्रू कन्वर्ट करते हैं उसका नाम क्या होता है? क्रेब हेंसलेट साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल, इसी को सिट्रुलिन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है। तो क्रेब हेंसलेट साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल या सिट्रुलिन साइकिल भी बोलते हैं। तो ह्यूमन है, एक्वेटिक मैमल्स किया जाते हैं जैसे व्हेल एंड सील। फिर डेजर्ट एनिमल में जैसे कैंगरू, रैट है, कैमल है। अभी बताया बेटा कार्टिलेजिनस फिशेस में शार्क और रे है। फिर बताया टैडपोल। देखो बेटा टैडपोल पानी में रहता है, इसलिए टैडपोल में अमोनिया को एलिमिनेट किया जाता है। फिर फ्रॉग, फ्रॉग क्या होता है? जमीन पे पाया जाता है ज्यादातर। तो फिर ये यूरियोटिलिक होता है। ड्यूअल एक्सक्रीजन, जैसे कि अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में ड्यूअल एक्सक्रीजन है। जब पानी ज्यादा होता है तो अमोनोटिलिक, जब ये जमीन पे पाया जाएगा या कम पानी में पाया जाएगा तो यूरियोटिलिक। क्रोकोडाइल पानी के अंदर है तो अमोनोटिलिक, जमीन पे है तो यूरियोटिलिक। अब यहाँ पे आ जाइए, तो इसमें बताया मैंने आपको कि ये 1 ग्राम यूरिक एसिड के रिमूवल के लिए 10 ml केवल वाटर चाहिए होता है। एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या बताया? बर्ड्स और रेप्टाइल। क्योंकि भैया इनको सबसे कम, इनको पानी बहुत बचाना होता है। मैंने आपको बताया ये इनके लैंड पे एडेप्टेशन है, जमीन पे रहने के लिए एडेप्टेशन है। शरीर में कॉर्निफाइड स्किन पाई जाती है, बर्ड्स में फैदर पाए जाते हैं, बर्ड्स में बीक पाई जाती है, और दोनों में ही क्लिटोइक एग का पाया जाना ये भी लैंड एडेप्टेशन है, जमीन के लिए एडेप्टेशन है। क्लिटोइक एग क्या होता है बेटा? शेल्ड एग होता है। इनको कंप्लीट एग भी बोलते हैं क्योंकि इनमें प्रोटेक्शन के लिए शेल पाया जाता है, डेसिकेशन से बचाने के लिए शेल पाया जाता है, और नरिशमेंट के लिए क्या पाया जाता है? यॉक पाया जाता है। ठीक है।